स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ताकि हम इस कहानी को आज इस भाग में समाप्त कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मुखबिर का भाग 9, अंतिम भाग। ओमचंद प्रकाशचंद ज्वेलर्स के शोरूम के बंद शटर से मात्र 15 कदमों की दूरी पर काले रंग की विदेशी कार खड़ी थी। वानखेड़े रिवॉल्वर थामे उस कार के पीछे दुबका हुआ था। देवराज चौहान की बातों को सुनकर उसने प्लान तैयार किया था कि कैसे काम करना है। उसके प्लान का अहम हिस्सा तो ये था कि देवराज चौहान और उसके साथियों को डकैती के माल के साथ आराम से बाहर निकलने दिया जाए। जब तक वो बाहर न निकल आए तब तक उन्हें भनक भी नहीं देनी देनी है कि यहाँ पुलिस का घेरा पड़ चुका है। ऐसा करने से शोरूम के भीतर मौजूद कर्मचारी सुरक्षित रह सकेंगे। वानखेड़े ने अपना प्लान जाफरी और सब पुलिस वालों को समझा दिया था कि उन्होंने कब क्या करना है। परंतु वानखेड़े का सिर घुमा हुआ था कि देवराज चौहान अपनी गिरफ्तारी के लिए ऐसा लंबा चौड़ा ड्रामा क्यों कर रहा है। ये तो पक्की बात थी कि बीच में कुछ बात और है जरूर, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था कि असल मामला है क्या। लेकिन मन में दृढ़ इरादा था कि देवराज चौहान दिखा तो छोड़ेगा नहीं उसे। गिरफ्तार करूंगा या शूट कर दूंगा। वानखेड़े अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था कि उसका मोबाइल बजा तो उसने बात की। दूसरी तरफ देवराज चौहान था। तैयारी पूरी कर ली वानखेड़े? तुम बाहर कब निकल रहे हो? वानखेड़े दांत भींच कर कह उठा। किसी भी वक्त शोरूम का शटर खुल सकता है। 11 सूटकेस हैं हमारे पास। अब ये तुम्हारी समझदारी पर है कि तुम कैसे काम करते हो। खून खराबा हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। दांत भींचे वानखेड़े ने जाफरी को फोन करके कहा, देवराज चौहान का फोन आया कि वो बाहर आ रहा है। वानखेड़े साहब, जाफरी का गंभीर स्वर आया, मेरे ख्याल में शटर उठ रहा है, भीतर से उठाया जा रहा है घुमाकर। तैयार हो जाओ, जवानों को संकेत दे दो, कहकर वानखेड़े ने फोन जेब में रखा और कार की एक साइड से झांका। शटर नीचे से कुछ इंच ऊपर उठ चुका था। हाथ की उंगलियां रिवॉल्वर पर सख्ती से लिपट गई थी। वानखेड़े की आंखों में खतरनाक भाव दिखने लगे थे। दोबारा उसने कार की साइड से नहीं झांका था। वो जानता था कि यकीनन भीतर वाले उठते शटर के नीचे से बाहर झांक रहे होंगे कि बाहर सब ठीक है या नहीं। वानखेड़े ने जाफरी को फोन किया। कहिए। जाफरी की आवाज कानों में पड़ी। शटर की क्या पोजीशन है, मुझे बताते रहो। मेरा अभी उस तरफ झांकना ठीक नहीं है। वानखेड़े फुसफुसाया। शटर 1 फीट ऊपर उठ चुका है, धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। जाफरी की आवाज फोन पर वानखेड़े को आती रही। शटर की पोजीशन पता चलती रही। 2 मिनट के बाद जाफरी ने कहा, शटर 5 फुट ऊपर उठ चुका है और दाढ़ी मूछ लगाए चश्मा पहने एक आदमी बाहर निकलकर इधर उधर देखने के बाद फोन निकाला और नंबर बनाने लगा। 3 4 या 5 लोग और हैं जो सूटकेसों को बाहर लाने लगे हैं। वो बड़े सूटकेस हैं और उन्हें शटर के बाहर रखते जा रहे हैं। पहले वाले आदमी का हुलिया बताओ। वानखेड़े फुसफुसाया। वो 6 फीट को छूता, अच्छी सेहत वाला, चौड़े कंधे वाला, हीरो जैसा है और दाढ़ी मूछें। वो देवराज चौहान है जाफरी। दाढ़ी मूछे चश्मे को भूल जाओ। वानखेड़े गुर्रा उठा। अब क्या करना है? देवराज चौहान क्या कर रहा है? फोन पर बात कर। उसने किसी गाड़ी का इंतजाम कर रहा होगा उसने किसी गाड़ी का इंतजाम कर रखा होगा डकैती का माल ले जाने के लिए। कितने सूटकेस बाहर आ गए हैं? 6 7 तो हैं ही। वहां नजर रखो और बताते रहो। 2 सूटकेस और आ गए हैं भीतर से। 11 सूटकेस उन्होंने बाहर रख दिए हैं। जाफरी की आवाज कानों में पड़ी। अब वो भीतर नहीं जा रहे, बाहर ही खड़े हैं। देवराज चौहान को मिलाकर वो कुल 6 हैं। 2 3 तो छठे हुए बदमाश लग रहे हैं। मेरे ख्याल से वो किसी गाड़ी के यहाँ पहुंचने के इंतजार में है। वो शटर से कितनी दूरी पर है? वानखेड़े ने पूछा। 4 5 कदम। देवराज चौहान करीब 10 कदम दूर है शटर से। वो मुझे उखड़ा हुआ लग रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में भागने के लिए गाड़ी ना मौजूद रहना बहुत बहुत गलत है। यही वजह है कि तैयार हो जाओ जाफरी। वानखेड़े ने कठोर स्वर में कहा। हमारी पहली कोशिश ये होगी कि कोई वापस शोरूम में ना जा सके। इससे शोरूम के कर्मचारी खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ हो तो उनकी टांगों पर गोली मारो। जरूरत पड़े तो बेशक शूट भी कर देना, परंतु उन्हें भीतर नहीं जाने देना है। यह मेरा ऑर्डर है। यस सर।
मेरे एक्शन में आते ही सब कुछ मेरे बताए प्लान के अनुसार ही सारे काम करना है, तैयार रहो। वानखेड़े ने कहकर फोन बंद करते हुए जेब में रखा और हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखने के बाद उठा और खड़ा हो गया। अगले ही पल वानखेड़े को 15 कदमों की दूरी पर 5 फुट ऊपर उठे शटर के बाहर वो 6 लोग खड़े दिखे। देवराज चौहान को उसने एक ही निगाह में पहचान लिया। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, आंखों पर प्लेन शीशे का चश्मा लगाए, कमर पर हाथों को टिकाए झुंझले अंदाज में खड़ा इधर उधर देख रहा था। कोई अपनी जगह से ना हिले, एकाएक वानखेड़े ऊंचे स्वर में चिल्ला उठा। जो खड़ा रहेगा वो बच जाएगा, जो हिला वो मारा जाएगा। तुम सब पुलिस के घेरे में हो, हाथ उठा लो ऊपर। पुलिस, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। उनमें से दो फौरन 5 फीट उसे शटर की तरफ लप गए। उसी पल वानखेड़े ने उनकी टांगों का निशाना लेकर 2-3 फायर कर दिए, लेकिन तब तक जाफरी की तरफ से भी फायर हुए और वातावरण गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। लोग तो पहले ही उलझन में थे और डरे हुए थे कि यहाँ हथियारबंद पुलिस वाले क्यों नजर आ रहे हैं। अब गोलियां चलने लगी तो लोग दूर भाग निकले। जो दो शटर के भीतर प्रवेश करने जा रहे थे वो नीचे गिर पड़े। उन्हें गोलियां लगी थी, बाकी सब ठिठके रह गए थे। देवराज चौहान भी हक्का बक्का नजर आ रहा था। यही वो पल था कि छिपे पुलिस वाले अपनी जगहों से बाहर निकलने लगे और हथियार उठाए अपना घेरा तंग करते उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। जाफरी भी रिवॉल्वर थामे धीरे धीरे आगे आ रहा था। वानखेड़े कार की ओट में खड़ा था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ कार की छत पर था और गर्दन तक उसका चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। तभी वानखेड़े पुनः चिल्लाकर बोला, तुम लोग पुलिस के घेरे में हो, अगर जरा भी हिले तो मार दिए जाओगे। अपने अपने हथियार फेंक दो। जवानों को पहले से ही ऑर्डर दिया जा चुका है कि तुम लोग अगर मुकाबला करो या भागो तो सबको मार दिया जाए। नमूना अभी देख चुके हो। हथियार फेंको और हाथ ऊपर कर लो। देवराज चौहान, तुम भी पुलिस वालों की तरफ नजरें डालो। बच निकलना मुमकिन है। हथियार डाल दो, फौरन। मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। पुलिस के जवानों का घेरा तंग होता जा रहा था। सच में कुछ करने का मतलब था पुलिस की गोली का शिकार होना। बचने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। यहां तक कि वो वापस शोरूम में भी नहीं जा सकते। ऐसी कोशिश की तो पुलिस की ढेरों गोलियां लग जानी थी। जिन दो को गोलियां लगी थी उनमें से एक तो शांत पड़ा था, दूसरा अभी भी हिल रहा था। बाकी साथी घबराए से खड़े थे, उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि वो पुलिस के घेरे में है। देवराज चौहान के होंठ भिजे हुए थे। उसकी निगाहों ने पलक झपकते ही भांप लिया कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता होता तो उस रास्ते का कब का इस्तेमाल कर चुका होता। सर, तभी जाफरी ने चिल्लाकर कहा, शूट करें? रुको, शायद ये हथियार डाल दें। वानखेड़े ने चिल्लाकर कहा, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है देवराज चौहान। हथियार फेंक कर हाथ उठा लो वरना हम तुम्हें शूट करने जा रहे हैं। देवराज चौहान ने फौरन एक हाथ ऊपर किया और दूसरे हाथ से जेब से रिवॉल्वर निकालकर नीचे गिराई और दूसरा हाथ भी ऊपर उठा लिया। देखा देखी बाकी सब ने भी अपनी अपनी रिवॉल्वरें फेंकी और हाथों को ऊपर उठा लिया। दो नीचे पड़े थे। देवराज चौहान और तीनों ने अपनी बाहें ऊपर उठा रखी थी। नीचे बैठो, घुटनों के बल, वानखेड़े ने चिल्लाकर कहा और कार की ओर से बाहर निकल आया। अगला दृश्य। सोहनलाल ने उन लोगों को हाथ उठाते और घुटनों के बल नीचे बैठते देखा तो जगजीत से बोला, पीछा छूट गया तेरा त्यागी से। सोहनलाल की निगाह जगजीत के चेहरे पर टिक गई। अब कान खोलकर सुन ले कि आज के बाद तू कभी किसी के लिए देवराज चौहान का फेस मास्क तैयार नहीं करेगा, समझा क्या? हाँ, जगजीत ने गंभीर स्वर में कहा। भूलना मत, वरना तू जहां भी होगा तेरे को ढूंढ कर हम खत्म कर देंगे। मैं देवराज चौहान का फेस मास्क कभी नहीं बनाऊंगा, जगजीत बोला। मुझ पर भरोसा रखो। सोहनलाल ने उसकी कमर से रिवॉल्वर हटाकर जेब में रखी और जेब से मोबाइल निकालते उस तरफ देखा जहां सब पुलिस वाले थे। अब शोरूम के बाहर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। उसने नंबर मिलाए और फोन कान से लगा लिया। जगजीत शांत गंभीर सा टेम्पो की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। हेलो। उधर से देवराज चौहान की आवाज सोहनलाल के कानों में पड़ी। काम हो गया, पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया है। उनमें देवराज चौहान भी है। सोहनलाल का स्वर कड़वा था। तो मेरा प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया? पूरी तरह। सोहनलाल ने जगजीत को देखा। जगजीत को जिंदा छोड़ना है क्या? समझाकर छोड़ दो। त्यागी तो अब उम्र भर जेल में रहेगा। वानखेड़े को कब से उसकी तलाश थी, पर वानखेड़े तो उसे देवराज चौहान ही समझ रहा होगा अभी तक।
वानखेड़े की गलतफहमी मैं अभी ठीक कर देता हूँ, कहकर उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया था। सोहनलाल ने फोन जेब में रखा और दरवाजा खोलता बोला, देवराज चौहान के रास्ते में आने की अब कभी कोशिश न करना। जगजीत ने सिर हिला दिया। सोहनलाल टेम्पो से उतरा और दरवाजा बंद करके आगे बढ़ता चला गया। जगजीत सोहनलाल को जाते देखता रहा, फिर उसके होंठों पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। वीरेंद्र त्यागी मेरा यार है और यारों से कभी पीछा नहीं छुड़ाया जाता सोहनलाल। अब वो मुसीबत में है तो मुझे उसका साथ देना ही होगा। जगजीत बड़बड़ा उठा और नजरें घुमाकर वहां जा लगी जहां पुलिस का जमघट लगा हुआ था। अगला दृश्य। वानखेड़े के चेहरे पर तनाव भरी राहत थी। देवराज चौहान और उसके 3 साथियों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थी। हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। उन 11 सूटकेसों को भी अपने कब्जे में कर लिया गया था। शोरूम के भीतर कमरों में बंद कर्मचारियों को आजाद कर लिया गया था। अभी बयान लेने की लंबी कार्रवाई बाकी थी। ये काम वानखेड़े ने जाफरी पर छोड़ दिया। लोग भी अब माजरा समझने की चेष्टा कर रहे थे। गहमा गहमी और सनसनी से भरा माहौल था हर तरफ। काम हो गया वानखेड़े साहब। जाफरी के चेहरे पर मुस्कान थी। हमने देवराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया। सबकी मेहनत से ही ये काम हो सका, वानखेड़े बोला। उन 2 घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया? जी भेज दिया, परंतु उनमें से एक जिंदा नहीं बचा। वानखेड़े देवराज चौहान के पास पहुंचा, जो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ पुलिस वालों से घिरा था। वानखेड़े को देखकर देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम पकड़े गए? वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। जैसी गिरफ्तारी तुम चाहते थे वैसा ही हुआ, परंतु अब तुमसे बहुत बातें करनी है। कैसी गिरफ्तारी की बात कर रहे हो? देवराज चौहान के होंठों से देवराज चौहान जैसा ही स्वर निकला। जैसी गिरफ्तारी तुम देना चाहते थे देवराज चौहान। देवराज चौहान के चेहरे पर उलझन दिखने लगी। मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। सब समझ जाओगे। तुमने कुछ दिन पहले 152 करोड़ की डकैती में 5 लोगों की हत्या की। वानखेड़े का स्वर कठिन कठोर हो गया। अब तुम कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल सकोगे। जेल में बूढ़े होकर मरोगे तुम। ये वादा है मेरा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ डकैती कर रहा हूँ? देवराज चौहान भारी तौर पर उलझन में था। तुमने ही बताया था और अब मुझसे पूछ। मैंने बताया था? देवराज चौहान हैरान उठा। तमाशा मत करो। तुम अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे डकैती करते हुए, परंतु मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं अपनी गिरफ्तारी देना चाहता था। मैंने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ डकैती कर रहा हूँ। ओह, वो हरामजादा मेरे साथ गेम कर गया। देवराज चौहान के दांत भिलते भिजते चले गए। वो मेरी चाल पर अपनी चाल खेल गया कमीना। किसकी बात कर रहे हो? वानखेड़े की बात पूरी नहीं हो सकी कि मोबाइल बजने लगा था। देवराज चौहान कैर भरी निगाहों से दांत भींचे वानखेड़े को देख रहा था। हेलो। वानखेड़े ने फोन पर बात की। तुमने तो सच में मुझे गिरफ्तार कर लिया वानखेड़े। देवराज चौहान की मुस्कुराती आवाज कानों में पड़ी। वानखेड़े चिहुक कर उछल ही पड़ा। पूरा शरीर जैसे कांप गया था देवराज चौहान की आवाज सुनकर। वो आंखें फाड़े सामने खड़े देवराज चौहान को देखने लगा। आंखें फैल चुकी थी। वानखेड़े। देवराज चौहान की आवाज पुनः कानों में पहुंची। तुम? वानखेड़े हक्का बक्का सा फोन पर कह उठा। तुम, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम तो मेरे सामने खड़े हो। सामने खड़े देवराज चौहान ने ये सुनते ही दांत भींच लिए। हाँ, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। मैं ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है? वानखेड़े परेशान हैरान था। मैं जानता हूं तुम ही देवराज चौहान हो, परंतु ये वो है जिसने 152 करोड़ की डकैती की, जिसने 5 हत्याएं की। मैंने तुमसे कहा था कि ये काम मैंने नहीं किया, परंतु तुम मेरी नहीं माने मेरी बात। तो अपनी बात को समझाने के लिए मैंने ये रास्ता इस्तेमाल किया। 152 करोड़ की डकैती और 5 हत्याओं का मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ा है। इसने मेरा चेहरा लगा रखा है। कौन है ये? मैं जानता हूं ये कौन है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम खुद ही इसके चेहरे पर लगा फेस मास्क उतार कर इसे देखो। परंतु उससे पहले इसकी तस्वीरें उतरवा लेना। ये सब बातें तुम्हें आगे काम आने वाली हैं। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। कि कैसे? वानखेड़े के होंठों से निकला। तुमने अखबारों और टीवी न्यूज चैनल में इस बात का डंका बजाना है कि 152 करोड़ की डकैती करने वाला, 5 हत्याएं करने वाला देवराज चौहान नहीं, ये है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। हत्याओं को लेकर जनता में मेरी काफी बदनामी हुई है। मैं डकैती करता हूं, हत्याएं नहीं।
अब तुम में शराफत बची है तो हर किसी को बताते फिरोगे कि 152 करोड़ की डकैती और 5 हत्याएं देवराज चौहान ने नहीं, सामने खड़े इंसान ने की हैं। वानखेड़े ठगा सा खड़ा रहा। सुन रहे हो ना? हाँ। वानखेड़े के होंठ हिले। परंतु ये कौन है, तुमने बताया नहीं। खुद देख लो। मुझे 5 हत्याओं से मुक्त कराना तुम्हारा काम है। वो तो ठीक है, परंतु मामला क्या है, इस बारे में मुझे सब कुछ बताओ। कि अभी अपनी कार्रवाई जारी रखो। मेरा नंबर तुम्हारे फोन में आ गया है। फुर्सत मिलने पर मुझे फोन करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके साथ ही उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया था। वानखेड़े फोन जेब में डालता आंखें सिकोड़कर सामने खड़े देवराज चौहान से बोला, कौन हो तुम? देवराज चौहान ने नहीं बताया। सामने खड़ा देवराज चौहान कड़वे स्वर में कह उठा। अब आवाज बदली हुई थी। उसकी आवाज सुनकर वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। मैंने तुम्हारी आवाज कहीं सुन रखी है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। अब तक वहां टीवी न्यूज चैनल वाले पहुंच चुके थे। वानखेड़े ने उन्हें इजाजत दी कि देवराज चौहान की तस्वीरें और फिल्म ले सकते हैं। अगले 10 मिनट तक यही होता रहा। फिर वानखेड़े ने उन्हें कहा कि अपने कैमरा चालू रखें। वो जो कर रहा है उसकी फिल्म बननी चाहिए। ऐसे में कैमरे खुले रहे। जाफरी भी वहां था। वानखेड़े आगे बढ़ा और देवराज चौहान के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। ऐसे में देवराज चौहान के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। वानखेड़े का हाथ गले के पास पहुंचकर ठिठका। वहां नाखून से कुछ कुरेदा तो हाथ में पतली सी परत आ गई। तब वो उस परत को आहिस्ता आहिस्ता उखाड़ने लगा। कैमरों में सब कैद हो रहा था। देखते ही देखते वानखेड़े ने उस चेहरे पर से पतली सी रबड़ की झिल्ली या फेस मास्क उतार दिया। तो अब वहां देवराज चौहान नहीं, नया ही चेहरा दिखने लगा था। वो वीरेंद्र त्यागी था। नए चेहरे को देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले, प्रेस वाले लोग सब चौंके। हलचल सी मच गई। वानखेड़े और वीरेंद्र त्यागी की नजरें मिली। तुम वीरेंद्र त्यागी? वानखेड़े के होंठों से निकला। हाँ वानखेड़े साहब, त्यागी जहरीले स्वर में बोला। मैं आपकी पुरानी पहचान वाला वीरेंद्र त्यागी। तुम्हें गिरफ्तार हुआ देखकर मुझे जितनी खुशी हुई, उतनी तो देवराज चौहान को गिरफ्तार करके भी ना होती। तुम पर बहुत ही संगीन मामले दर्ज हैं और अब एक डकैती और 5 हत्याएं और जुड़ गई हैं तुम्हारे जुर्मों में। वानखेड़े कठोर स्वर में एक एक शब्द को चबाकर कह रहा था। 2 बार पहले तुम मेरे हाथों में आकर भाग निकले थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस कस्टडी में मैं तुम्हारा बुरा हाल। त्यागी मुस्कुराया और जहरीले स्वर में कह उठा। वानखेड़े साहब, वीरेंद्र त्यागी को गिरफ्तार करना जितना कठिन है, उससे ज्यादा मुश्किल है उसे कैद में रखना। तुम मुझे जहां भी रख लो, पर मैं उड़ जाऊंगा। आज तक ऐसा पिंजरा नहीं बना जो त्यागी को कैद कर सके। मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। वानखेड़े ने गुर्राकर कहा और जाफरी की तरफ पलटा। यह वीरेंद्र त्यागी है, देवराज चांद से कहीं ज्यादा खतरनाक मुजरिम। कानून को इसकी बरसों से तलाश थी। मैं इसे अपने साथ पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहा हूँ। साथ में 2-3 पुलिस वाले ले जा रहा हूँ। तुम यहाँ का काम संभालो। और इन प्रेस वालों से क्या कहूँ, ये अपने सवालों से मेरा दिमाग खराब कर। अपने पुलिस स्टेशन में इन्हें शाम को बुला लेना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वानखेड़े ने कहा और 3 पुलिस वालों को त्यागी को ले चलने के लिए कहा जिधर कार खड़ी थी, और जाफरी से बोला, बाकी तीनों को भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा देना। जाफरी। वीरेंद्र त्यागी के चेहरे पर खतरनाक भावों के साथ दरिंदगी टपक रही थी। मुझे कैद में नहीं रख सकोगे इंस्पेक्टर वानखेड़े। त्यागी गुर्रा उठा। देखते हैं, वानखेड़े ने कठोर स्वर में कहा। इसे लेकर मेरे साथ चलो, कहकर वानखेड़े दूर खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। उनकी वैन को घेरने वाले वो तीनों लोग अपनी कार में जा चुके थे। उसी दौरान देवराज चौहान को सोहनलाल का फोन आया और देवराज चौहान ने वानखेड़े को फोन करके उससे बात की। सब उनकी बातों को सुन रहे थे। वैन अभी तक वहीं खड़ी थी। जगमोहन स्टीयरिंग सीट पर बैठा था। देवराज चौहान ने बात समाप्त करके फोन जेब में रखते हुए कहा, मेरी योजना पूरी तरह काम कर गई। सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा मैंने सोचा था। मतलब कि तुम पर से 5 हत्याओं का जुर्म हट गया? जगमोहन बोला। वानखेड़े सारा मामला समझ गया है और वो अपने ढंग से सबको समझा देगा कि वो 5 हत्याएं मैंने नहीं, वीरेंद्र त्यागी ने की थी। देवराज चौहान ने कहा, मुझे जो खतरनाक घोषित किया गया था, वो बातें अब मेरे सिर से हट जाएंगी। ये ठीक रहा।
जगमोहन मुस्कुराया। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि हम सफल रहे। परंतु हम तो खाली रहे, विष्णु पांडे बोला। हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला, इतनी सिरदर्दी के बाद भी। देवराज चांद ने उन चारों को देखा। पम्मी चुप चुप सी थी। टीनू हताश सा लग रहा था। नशे में उसकी आंखें लाल सी हो रही थी। सूरी सीट की पुष्ट पर सिर टिकाए बैठा था और विष्णु के चेहरे पर उखड़ापन था। अब मैं तुम चारों से बात कर रहा हूं, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। मैं बखूबी उसे जानता पहचानता हूं जो वीरेंद्र त्यागी का मुखबिर बना, हम में शामिल है। मेरी निगाहों में ऐसे इंसान की सजा सिर्फ मौत ही होती है। परंतु मैं उसे जिंदगी बचाने का एक मौका देना चाहता हूं। वो चाहे तो खुद ही सामने आकर अपनी जिंदगी बचा सकता है। अगर वो खुद अपने मुखबिर होने की बात को स्वीकार करता है तो मैं उसकी जिंदगी बख्श दूंगा। उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं होगी। उसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। बोलो, वो कौन है? वैन में सन्नाटा छा गया। देवराज चौहान के शब्दों के साथ ही वो एक दूसरे को व्याकुल निगाहों से देखने लगे। मैं उसे पहचानता हूं, परंतु मैं उसे जीने का मौका देना चाहता हूं कि वो खुद ही सामने आ जाए। अगर वो सामने नहीं आना चाहता तो ये सोच रहा है कि मैं खोखली बातें कर रहा हूं, तो वो गलतफहमी में है। इस बात के लिए मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। अगर वो सामने नहीं आया तो मैं अभी वैन को किसी सुनसान जगह पर ले जाऊंगा और उसे शूट कर दूंगा। सिर्फ 1 मिनट। वो सामने आया तो ठीक, नहीं तो वैन यहां से सुनसान जगह पर पहुंचने के लिए चला दी जाएगी। देवराज चौहान के शब्द समाप्त होते ही वहां मरगट जैसा सन्नाटा आ ठहरा। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। मैंने ऐसा नहीं किया, पम्मी कह उठी। मैंने भी नहीं किया। वो गद्दार मैं नहीं हूं, विष्णु पांडे ने जल्दी से कहा। सूरी ने पीछे गर्दन घुमाई और देवराज चौहान को देखकर बोला, वो मैं भी नहीं हूं। टीनू ने बेचैनी से पहलू बदला और देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने टीनू को देखा और शांत स्वर में बोला, तुमने कुछ नहीं कहा टीनू? वो 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 मैं हूं। टीनू के होंठों से फटा सा स्वर निकला। मैंने ही वीरेंद्र त्यागी को सब कुछ बताया। तभी पास बैठा विष्णु गुर्राते हुए उस पर झपट पड़ा। साले कमीने, कुत्ते, गद्दार, तू! रुको! देवराज चांद ने उठते हुए विष्णु को रोका और उसे वापस बिठाया। टीनू को कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने पहले ही जुबान दी है कि इसके साथ मारपीट नहीं होगी। सब अपने पर काबू रखेंगे। विष्णु दांत पीस कर रह गया। सूरी ने आंखें बंद कर ली। पम्मी टीनू को खा जाने वाली निगाहों से देखे जा रही थी। टीनू के चेहरे का रंग सफेद पड़ा हुआ था। तुमने अपने मुखबिर होने की बात स्वीकार करके अपनी जान बचा ली। मैं जानता था कि तुम ही हो, और जगजीत ने सोहनलाल को बता दिया था कि तुम ही त्यागी को खबरें दे रहे थे। अब ये बताओ कि मामला कैसे शुरू हुआ? त्यागी से तुम कैसे मिले? देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा, और टीनू ने जो बताया वो ये था। अगला दृश्य। रात के 3:40 का समय। टीनू रात के इस समय कहीं से टैक्सी तलाश करके मीरा रोड पहुंचा था। सड़कों पर ट्रैफिक था, परंतु बहुत कम। लोकल ट्रेन की घड़-घड़ अब सुनाई देने लगी थी। मुंबई की सुबह होने जा रही थी। टैक्सी का किराया चुकता किया और सड़क छोड़कर मीरा रोड की गलियों में घुस गया। अभी उसके दिमाग में कोकीन का नशा दौड़ रहा था। ऐसे में बहुत दमखम बाकी था उसमें। गलियों में घुसकर एक मकान के बंद दरवाजे के सामने ठिठका और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। लंबी बेल जाने के बाद बेल रुकी तो टीनू ने नंबर दोबारा मिला दिया। इस बार पुनः बेल गई और फिर नींद से भरी आवाज कानों में पड़ी। हेलो, जगजीत, मैं टीनू। साले स्मैकी, रात को भी चैन नहीं है तेरे को? क्यों मेरी नींद? दरवाजा खोल यार, मैं बाहर ही खड़ा हूं। बाहर? कोई पंगा करके आया है? नहीं, कोई पंगा नहीं है, टीनू बोला। खास बात है, करोड़ों का माल। उधर से फोन बंद हो गया। मिनट भर बाद दरवाजा खुला। भीतर लाइट जल चुकी थी। दोस्तों, ये तो हमें पता ही है कि जगजीत वीरेंद्र त्यागी का साथी है और ये फेस मास्क बनाने वाला बंदा है। तूने मेरी नींद खराब कर दी, जगजीत ने वहीं खड़े शिकायती स्वर में कहा। हट पीछे, टीनू ने कहा और जगजीत की बगल से भीतर प्रवेश करता चला गया। जगजीत ने दरवाजा बंद किया और पलटा।
टीनू तब तक सोफे पर बैठ चुका था। जगजीत ने टीनू की आंखों में बसी चमक को पहचान कर समझ लिया कि कोई खास बात है। टीनू को वो पुराना जानता था। किस करोड़ों के माल की बात कर रहा था तू? जगजीत उसके सामने सोफे पर आ बैठा। 152 करोड़ का मामला है। 152 करोड़? जगजीत की आंखें सिकुड़ी। तेरा मतलब 150 करोड़ का मामला है? हाँ, पूरे 152 करोड़। टीनू हंसा। लगता कहीं से चिड़िया तेरे हाथ लग गई है। जगजीत के होंठ सिकुड़े। चिड़िया नहीं, चिड़ियों से भरा पिंजरा। पानी तो पिला। क्या? पानी? मैं पिलाऊं? जगजीत ने तीखे स्वर में कहा। साले उठकर ले ले। करोड़ों की बात सुनकर मैं तेरी सेवा करने में रहा। करोड़ों की बात सुनकर मैं तेरी सेवा करने से रहा। कमीना ही रहेगा तू। टीनू कहकर उठा। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने के बाद वापस आ बैठा। अब बता क्या बात है जो बेवक्त दौड़ा आया नींद खराब कर। नींद तो तेरी उड़ जाएगी अब जगजीत। 152 करोड़। बता बता। जगजीत झल्लाया। ऐसे नहीं बताने वाला। टीनू ने हाथ हिलाया। तो कैसे बताएगा? मेरे को एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो नेशनल ब्रेड की बस में मेरा 152 करोड़ को ले उड़ने की हिम्मत रखता हो। नेशनल ब्रेड की बस? वो सब कुछ बाद में, पहले बंदे के बारे में बता जो विश्वासी हो और जो काम करने का दम रखता हो। जगजीत कुछ पल टीनू को देखता रहा, फिर बोला। कौन सा नशा किया है तूने आज? कोकीन। डोज ज्यादा ले ली क्या? तू अच्छी तरह जानता है नशा मुझ पर सवार नहीं होता। नशा करके तो मेरी चाल ठीक होती है। जगजीत के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। 152 करोड़ जगजीत। टीनू चमक भरे स्वर में बोला। मैं जानता हूं कि नेशनल ब्रेड से भरी वो बस कितने बजे सड़क पर आएगी। वर्सोवा की कोई जगह है जहां से उसने सड़क पर आना है। वो जगह कल दिन में मैं पता कर लूंगा। बस मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस सारे मामले को संभालने का दम रखता। त्यागी मुंबई में है। जगजीत ने शांत स्वर में कहा। क्या? टीनू संभल कर बैठ गया। गुरु मुंबई में है? जगजीत ने सिर हिलाया। कहाँ? ये नहीं बता सकता। तेरे को तो पता ही है कि मुंबई की पुलिस को कई मामलों में वीरेंद्र त्यागी की जरूरत है। इसलिए वो जब भी मुंबई में आता है मेरे अलावा किसी को नहीं बताता। जगजीत ने कहा। लेकिन ये 152 करोड़। टीनू ने कहना चाहा। सुबह त्यागी से बात करूंगा। कम से कम तू मुझे सारा मामला बता दे। गुरु के सामने ही सब कुछ सुन लेना। कल बात करेगा गुरु से? हाँ। अभी त्यागी की नींद खराब करना ठीक नहीं है। जगजीत बोला। किस दिन नेशनल ब्रेड की वो बस सड़क पर आएगी? 8 तारीख सुबह। टीनू ने बताया। अगला दृश्य। टीनू रात भर सोया नहीं। अगले दिन 12 बजे तक उसने राजेश चतुर्वेदी की सरवरसोवा में वो जगह पता कर ली जिसे वो गोदाम कहता था। चतुर्वेदी की दवा बनाने वाली कंपनी थी। चतुर्वेदी की दवा बनाने की कंपनी थी और वर्सोवा में दवा रखने का गोदाम बना रखा था। वहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती थी। वो 3 मंजिला जगह थी और बड़ी जगह थी। टीनू ने बताया कि नीचे की ओर पहली मंजिल पर दवा का गोदाम है। सबसे ऊपरी मंजिल खाली है, वो बंद रहती है। टीनू समझ गया कि 152 करोड़ गोदाम की दूसरी मंजिल पर ही है। साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि गोदाम नाम की उस जगह पर काफी हथियारबंद लोग मौजूद हैं। छत पर भी उसने गनमैन देखे। टीनू का नशा टूटना शुरू हो गया। नींद की उसे इतनी जरूरत नहीं थी, परंतु नशे के बिना वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। वो सीधा साइन इलाके की अपनी झोपड़ी में पहुंचा कि उसका फोन बज उठा। हेलो। टीनू ने बात की। त्यागी से मिलना है तो मेरे पास पहुंच। उधर से जगजीत ने कहा। गुरु तेरे पास है? सवाल मत पूछ, यहां से त्यागी के पास चलेंगे। आता हूं। उसके बाद आधा घंटा लगाकर टीनू ने पुनः कोकीन का तगड़ा नशा किया। नशे का असर शुरू हो गया तो उसे राहत मिली। आंखों में सुर्खी आ गई थी। फिर टीनू ने पास के होटल से दबाकर खाना खाया और जगजीत के 2 कमरे वाले घर मीरा रोड पर जा पहुंचा। शाम के 4 बजने जा रहे थे। टीनू इस बात को लेकर उत्साह में था कि वीरेंद्र त्यागी 152 करोड़ के मामले को हाथ से कभी नहीं जाने देगा। सितारे साथ दे रहे थे कि वीरेंद्र त्यागी इस वक्त मुंबई में ही था। सब कामों की कड़ियां मिल रही थी, सब कुछ होता चला जा रहा था। भगवान। टीनू बड़बड़ाया। मेरे को बस 5-10 करोड़ ही दिला दे।
अगर तू भी हीरो जड़ा सोने का छत्र चाहता है तो फिर 25 करोड़ दिला देना। कहीं पर छत्र का गुप्त दान कर दूंगा, तेरे को भी तेरा हिस्सा मिल जाएगा। बस मेरे को 5-10 करोड़ ही चाहिए, ज्यादा लालच नहीं रहता मुझे। मेरा काम चलता रहे, बस यही बहुत है। जगजीत ने दरवाजा खोला। सामने टीनू को देखकर हट गया। टीनू ने भीतर प्रवेश किया तो सामने ही वीरेंद्र त्यागी को देखा, जिसकी उंगलियों में सुलगती सिगरेट थी। आकर्षक चेहरा, और काली पैंट और सफेद कमीज थी। काली पैंट और सफेद कमीज में था वो। देखने में वो भले घर का लगता था, परंतु हकीकत में वो कितना शातिर था ये पुलिस जानती थी। उसे जानने वाले जानते थे या फिर देवराज चौहान जानता था। किसी भी तरह से वीरेंद्र त्यागी का मुकाबला कर पाना आसान काम नहीं था। तुम्हें देखकर तो दिल खुश हो गया गुरु। टीनू आगे बढ़ा और त्यागी के गले जा लगा। त्यागी ने उसकी पीठ थपथपाई, अपने से अलग किया। कैसा है टीनू? एकदम बढ़िया। टीनू खुशी से चमक रहा था। अब मुझे कोई समस्या नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हाथ में चिड़ियों का पिंजरा लग गया है, परंतु समझ में नहीं आ रहा उसे संभालूं कैसे। अब बढ़िया हो जाएगा। गुरु पास है तो भक्तों को कष्ट कैसा। वीरेंद्र त्यागी ने कश लिया और बोला, बैठ। जगजीत ने बताया तू 152 करोड़ की कोई बात कर रहा था। हाँ गुरु। टीनू जोश में कहने जा रहा था कि जगजीत ने टोका, बैठ जा, घोड़े पर सवार होकर ही सब कुछ कहेगा क्या। टीनू ने दांत फाड़े और सोफे पर जा बैठा। जगजीत भी बैठा। वीरेंद्र त्यागी ने एक कुर्सी संभाल ली और बोला, इधर आने का मेरा प्रोग्राम नहीं था, तेरे वास्ते ही इधर आया। मुझे खुशी है गुरु कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करते। बता मामला क्या है। टीनू ने शुरू से अंत तक की सारी बात त्यागी के सामने रख दी। वीरेंद्र त्यागी ने गंभीरता से टीनू की बात को पूरा सुना, बीच में एक बार भी नहीं बोला। जगजीत दोनों के चेहरों को देखता रहा। टीनू खामोश हुआ तो वीरेंद्र त्यागी मुस्कुरा पड़ा। तू तो बढ़िया चिड़ियों का पिंजरा लाया टीनू। गुरु तुम पास हो तो अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे बस 5-10 करोड़ दे देना, मेरा काम चल जाएगा। 5-10? इतना कम? क्या कहूं, मेरी औकात इतनी ही की है। मैं ज्यादा नहीं संभाल सकूंगा। 25 करोड़ तेरा, अगर तेरी खबर सही है तो। मेरी खबर जरा भी गलत नहीं। मैंने सब कुछ कानों से सुना है, उन्हें देखा है, और पता है मुझे तेरी खबर गलत नहीं है। मुकद्दर की मार ही पड़ जाए तो अलग बात है। त्यागी मुस्कुरा पड़ा। अब कोई चक्कर चलाओ गुरु। 152 करोड़ की नकद दौलत दौलत सड़क पर बिना किसी इंतजाम के नेशनल ब्रेड की बस में 8 तारीख को सड़क पर आ रही है। उसे हाथ से मत जाने देना। वीरेंद्र त्यागी कभी मौके को हाथ से नहीं जाने देता। 152 करोड़ तो काफी बड़ी रकम है। ये काम कैसे होगा? कैसे? जगजीत, वीरेंद्र त्यागी बोला। टीनू को चाय पिला, पूछ कुछ खाया है कि नहीं। खाया, पूरा खाया, पेट भर खाया, चाय चल जाएगी। जगजीत उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। टीनू आशा भरी निगाहों से वीरेंद्र त्यागी को देखे जा रहा था। तेरा सब बढ़िया चल रहा है ना? त्यागी ने पूछा। ताजा कमाना, ताजा खाना, अपना क्या है गुरु। इन दिनों हाथ बहुत तंग चल रहा है। वीरेंद्र त्यागी ने जेब से नोट निकाले और टीनू की तरफ बढ़ाता बोला, रख ले। थैंक यू गुरु। टीनू ने दांत दिखाए। 25 करोड़ में से काट लेना। वीरेंद्र त्यागी ने नई सिगरेट सुलगाई और आंखें बंद कर ली। सोचों में डूबा वो कश ले रहा था, आंखें नहीं खोली। जगजीत चाय बना लाया। टीनू के साथ पीने लगा। त्यागी की चाय भी ठंडी हो गई। करीब 20 मिनट बाद त्यागी ने आंखें खोली, दोनों को देखा। कुछ सोचा गुरु? वीरेंद्र त्यागी मुस्कुराया और जगजीत से बोला, देवराज चौहान का फेस मास्क तैयार रखा है ना? जगजीत संभला और फौरन बोला, तुमने पहले ही कह रखा है कि देवराज चौहान का फेस मास्क हमेशा तैयार रखूं। वो तैयार है, परंतु तुम क्या सोच। ये काम देवराज चौहान करेगा जगजीत। वीरेंद्र त्यागी जहरीले स्वर में कह उठा। मेरी उंगलियों पर नाचेगा वो और सोचेगा यही कि अपने पैरों पर चल रहा है। क्या कह रहे हो? जगजीत के होठों से निकला। वो बेचैन दिखा। ये देवराज चौहान कौन है? डकैती मास्टर देवराज चौहान का नाम नहीं सुना क्या? वीरेंद्र त्यागी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। वो देवराज चौहान? टीनू बोला।
उसे तो मैं जानता हूं, नाम सुन रखा है। क्या वो तुम्हारी पहचान का है? बहुत पहचान का है। वीरेंद्र त्यागी हंसा। पुरानी पहचान है। मैं उसे बर्बाद करने का कोई मौका नहीं चूकता। क्या मतलब? टीनू के माथे पर बल पड़े। त्यागी, तुम इस मामले में देवराज चौहान को क्यों खींच रहे हो? जगजीत ने पूछना चाहा। एक बार फिर खेल सही। मौत का खेल। शायद देवराज चौहान को कानून के हाथों बुरी तरह फंसा सकूं। मेरी मानो तो पंगा खड़ा मत करो तुम। देवराज चौहान का फेस मास्क तैयार रखा है ना? त्यागी ने पूछा। जगजीत ने सहमति से सिर हिला दिया। टीनू समझकर भी कोई बात समझ नहीं सका। टीनू, वीरेंद्र त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा, तू अपनी इन बातों के साथ सोहनलाल के पास जाएगा। सोहनलाल? वो देवराज चौहान का करीबी है। उसे 152 करोड़ की सब बातें बताना और वो ये बातें देवराज चौहान तक पहुंचाएगा। लेकिन इससे क्या होगा गुरु? ये तो हमारा मामला है जो देवराज चौहान के हाथों में पहुंच। ये हमारा मामला है और हमारा ही रहेगा। 152 करोड़ हमारे ही पास आएंगे। मैं तेरे को बताता हूं कि सोहनलाल से तूने क्या बात करनी है। और सोहनलाल को थोड़ा बहुत जानता हूं पर उसके साथ काम नहीं किया कभी। टीनू ने कहा। ये तो और भी अच्छी बात है कि उससे तेरी पहचान है। काम और आसान हो जाएगा। मैं तुझे सब बताता हूँ कि तूने क्या करना है और क्या बातें करनी है सोहनलाल से। अगला दृश्य। सब कुछ बताने के बाद टीनू टिटका। नजरें देवराज चांद पर थी। घबराहट से चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आंखें नशे में लाल अवश्य थी परंतु नशा उतर गया लगता था। उसके बाद मैंने वही किया जो मुझे वीरेंद्र त्यागी ने कहा। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं उसकी बातों में आ गया। मैं तूने सोचा कि तू हमें बेवकूफ बना देगा। जगमोहन कठोर स्वर में बोला। मैं मुझे माफ कर दो। तीनू घबराकर हाथ हाथ जोड़े तीनों ने घबराकर हाथ जोड़े। वो कांप रहा था। तुमने वादा किया था कि मेरी जान नहीं लोगे मुझे। मैं अपने वादे पर कायम हूं। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये कैसे हो सकता है? विष्णु ने गुस्से से कहा। इसकी वजह से हमें एक पैसा नहीं मिला। अगर इसने गद्दारी ना की होती तो अब तक हमें करोड़ों रुपया मिल चुका होता। मैंने खामखाई गैराज की नौकरी छोड़ दी। सोचा था पैसा हाथ में आएगा तो जिंदगी को बढ़िया ढंग से चलाऊंगा और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। सूरी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। तभी तो इस डकैती में शामिल हुआ। खाली हुआ पड़ा हूं। नोट पास नहीं रहे और करने को बहुत काम है जिनमें पैसे खर्च होते हैं। पर अब सब बेकार हो गया। मैंने सोचा था अपनी जिंदगी बदल लूंगी। पम्मी ने गहरी सांस ली। शादी करके शराफत से जिंदगी बिताऊंगी और मेरे बेटे को पिता मिल जाएगा। ये सब पैसा होने पर ही होना था पर अब मुझे फिर से वापस अपनी वही जिंदगी जीनी होगी। मैंने कितने सपने बुने थे वो पूरा होने से पहले ही खत्म हो गए। जो भी हुआ बुरा हुआ। तीनों घबराया बैठा था। इसे मौत की सजा देनी चाहिए देवराज चौहान। विष्णु सुलग रहा था। हरामजादे ने। मुझे मत मारना। टीनू कांप कर देवराज चौहान से कह उठा। नहीं मारूंगा परंतु तुम्हें सजा तो मिलेगी। सजा? टीनू का चेहरा सफेद पड़ गया भय से। हाँ, उसके हकदार तो तुम हो ही। इन तीनों की बातें सुनी तुमने। तुमने हमसे गद्दारी करके इन तीनों के सपने मिट्टी में मिला दिए। दौलत पाने की खातिर ये डकैती में शामिल हुए थे परंतु तुमने सब खराब कर दिया। त्यागी से तुम्हें कितना पैसा मिला? देवराज चांद ने पूछा। टीनू देवराज चांद को देखने लगा। मुझे सब पता है परंतु मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि त्यागी ने तुम्हें गद्दारी करने का कितना पैसा दिया? 25 करोड़। हाँ, जगजीत ने भी 25 करोड़ बताया था। ठीक बोला तुमने। तुम्हारी सजा यह है कि तुम वो 25 करोड़ हमें दे दोगे। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती कि जिस दौलत को पाने के लिए तुमने गद्दारी की वो दौलत तुम्हें ना मिले। देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। तुमने अपनी सजा सुन ली है। कहाँ रखे हैं 25 करोड़? वो 25 करोड़ इन तीनों में बांटे जाएंगे। तीनों का फक चेहरा बेजान हो गया परंतु पम्मी के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। विष्णु ने आशा भरे अंदाज में सिर हिलाया जबकि सूरी कह उठा। इसका मतलब हम तीनों में से एक को 8-8 करोड़ 33 लाख मिलेगा। बढ़िया, मेरा काम चल जाएगा। कहाँ रखे हैं वो 25 करोड़? देवराज चांद ने पुनः पूछा। वो मेरे हैं। टीनू घबराए स्वर में कह उठा। मैं नहीं दूंगा। देवराज चांद ने रिवॉल्वर निकालकर टीनू की तरफ कर दी। टीनू की आंखों में मौत नाच उठी।
तुमने वादा किया था मुझे नहीं मारोगे, टीनू चीखने वाले स्वर में बोला। या तो मेरी दी सजा कबूल करो या अपनी जान गंवा दो। मैंने वादा किया था तुम्हें ना मारने का, परंतु मेरी दी सजा को तुम मानने से इनकार कर रहे हो, देवराज चांद सख्त स्वर में बोला। जगमोहन, हाँ, यहां से किसी सुनसान जगह पर चलो जहां इसे शूट किया जा सके। देवराज चांद गुर्राया। नहीं, मुझे मत मारना। जगमोहन ने वैन स्टार्ट कर दी। ठहरो, रुको रुको, टीनी चीखा। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। वो सब मेरे घर पर रखा है, पूरा का पूरा। एक पैसा भी खर्च करने का मुझे वक्त नहीं मिला, क्योंकि तुमने फौरन ही दूसरी डकैती की तैयारी शुरू कर दी थी। जगमोहन को अपने घर का रास्ता बताओ। जगमोहन ने वैन आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। टीनू के एक कमरे के घर में 25 करोड़। टीनू के एक घर के कमरे में ही 25 करोड़ को पम्मी, विष्णु और सूरी ने 3 हिस्सों में बांट लिया। तीनों खुश थे कि करोड़ों रुपया मिल गया। पैसा लेकर तीनों चले गए। तीनों इस दौरान घबराया सा दीवार के साथ लगा फर्श पर बैठा था। चेहरा फक पड़ा था कि हाथ में कुछ भी नहीं आया, परंतु उसे इस बात का एहसास था कि उसकी जान को देवराज चौहान ने बख्श दिया। वो जिंदा बच गया, इतनी बड़ी गद्दारी करके भी। उसे वहीं छोड़कर देवराज चौहान और जगमोहन वहां से बाहर निकले और पैदल ही आगे चल पड़े। जिस ओमनी वैन में आए थे वो चोरी की थी। काम खत्म होने के साथ ही उस वैन को वहीं छोड़ दिया। पैदल चलते वो मुख्य सड़क पर पहुंचे और 10 मिनट के इंतजार के बाद खाली टैक्सी मिल गई। दोपहर के 3 बज रहे थे। जो भी हो, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, वीरेंद्र त्यागी वानखेड़े के हाथों में जा पड़ा। वानखेड़े उसका बुरा हाल कर देगा। मैं इसी में खुश हूं कि मेरे सिर से 5 हत्याओं का इल्जाम हट गया, देवराज चौहान बोला और सिगरेट सुलगा ली। हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारी योजना असफल रहती तो फिर ये ना हो पाता। यही एक रास्ता मुझे दिखाई दिया था जिस पर चलकर मैंने कोशिश की और काम बन गया। वो तो। इसी पल देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। देवराज चौहान, वानखेड़े की मध्यम सी आवाज कानों में पड़ी। तुमने बहुत जल्दी फोन कर दिया वानखेड़े। तो तुम ये जानना चाहते हो कि मामला क्या है और मैंने कैसे तुम्हें वीरेंद्र त्यागी तक पहुंचा दिया। देवराज चांद मुस्कुराकर बोला। बात कहां से शुरू हुई मैं बताता। मेरी सुनो। वानखेड़े की मध्यम सी आवाज आई। त्यागी मेरे हाथों से निकल गया। क्या? देवराज चांद बुरी तरह चौंका। ये कैसे हो सकता है? मेरी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, काफी घायल हूँ। और हुआ क्या? देवराज चांद के माथे पर बल नजर आने लगे। जगमोहन की निगाह देवराज चांद पर जा टिकी। टैक्सी तेजी से दौड़ी जा रही थी। मैं कार में वीरेंद्र त्यागी को गिरफ्तार करके पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहा था। मेरे साथ 3 और पुलिस वाले कार में थे कि वहां से कुछ आगे जाने के बाद पीछे से आते एक टेम्पो ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और कार पलट गई। सबको काफी चोटें लगी। एक पुलिस वाले की टांग टूट गई, दूसरे की बांह। मेरा सिर कार पलटने के दौरान किसी चीज से टकराया और बेहोश हो जाने से पहले मैंने जगजीत को देखा, जो टेम्पो से बाहर निकल रहा था। फेस मास्क बनाने वाला जगजीत, वीरेंद्र त्यागी का खास साथी है वो। जगजीत भी वहीं कहीं बाहर होगा जब त्यागी तुम्हारा चेहरा ओढ़कर ओमचंद प्रकाश चंद के ज्वेलर्स में डकैती कर रहा था। वो पीछे लग गया होगा किसी टेम्पो में और त्यागी को पुलिस के हाथों से छुड़ा कर ले गया। बुरा हुआ। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। तुम बताओ ये सब क्या मामला था और कैसे शुरू हुआ? शाम को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वहां मुझे सारा मामला खोलना पड़ेगा। प्रेस वालों को ये बताना मत भूलना कि वो 5 हत्याएं। इस मामले में तुम बेगुनाह हो, ये मैं प्रेस वालों को बता दूंगा, ये मुझ पर छोड़ दो। तुम बस ये बताओ कि ये सारा मामला क्या था। प्रेस को बताने के लिए मेरे पास मामले की जानकारी होनी चाहिए। उधर से वानखेड़े ने कहा। देवराज चौहान ने वानखेड़े को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। तभी जगमोहन देवराज चौहान से बोला। क्या कह रहा वानखेड़े? त्यागी वानखेड़े के हाथों से निकल भागा, देवराज चौहान ने जगमोहन को बताया। सत्यानाश। जगमोहन ने गहरी सांस ली और सिर पुष्ट से टिकाकर आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान वानखेड़े को सारे हालातों की जानकारी देता जा रहा था। और ये कहानी समाप्त हो गई दोस्तों। मेरे ख्याल से
इस वजह से लग रहा है कि शायद ये कहानी अधूरी है। वो तो स्पष्ट ही था। और क्या लगता है आपको कि क्या कमी रही इसमें? एक तो ये कमी रही कि वानखेड़े के हाथों से निकल गया वो, ना। और देवराज चौहान को ये दोनों बातें, देवराज चौहान ने वानखेड़े को सब कुछ बताना शुरू किया। देवराज चौहान वानखेड़े को सारे हालातों की जानकारी देता जा रहा था। यहां पर आकर कहानी खत्म हो गई, अगला पन्ना समाप्त। तो ऐसा लगता है कि कहानी जो है शायद आगे होनी चाहिए थी। और जो मैं दावे से कहता हूँ, ये सच में बताइएगा कितने लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ही, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी फिल्मों में भी कितनी बारी देखा है ना, कि जैसे ही कहता है कि वो तो जेल से भाग निकला है, त्यागी निकल चुका है वानखेड़े के हाथों से, और अगला सीन होता कि टैक्सी ड्राइवर पीछे मुड़ता और वो त्यागी होता, पिस्तौल उसके हाथ में होती, देवराज चौहान अब कहाँ जाओगे बचकर, है ना, वो सीन होता। तो शायद वो वाली एक्सपेक्टेशन थी कि अब ऐसा होता। खैर, यहाँ पर मेरे मन में सोच आ रही थी कि यार वो जो टीनू था, उसने जानबूझकर नहीं करी थी। तो वो जो हिस्से किए उसके 25 करोड़ के, उन्होंने 8-8 करोड़ लेकर भी एक पीछे छोड़ देना चाहिए था उसके लिए, बेचारे के लिए, क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं की थी। होता क्या है कि जब कोई छोटी मछली बड़े मगरमच्छों के साथ खेलने लगती है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होता है, क्योंकि काम उससे होना नहीं था। उसे तो किसी ना किसी को ऐड करना ही था अपने खेल में। अब वीरेंद्र त्यागी ने अगर उससे कहा कि देवराज चौहान के साथ इस तरह का खेल खेलेंगे, तो वो ना चाहते हुए उसे करना ही पड़ता। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब या तो वो इससे बाहर हो जाता, तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। वीरेंद्र त्यागी को सारी कहानी पता थी, वो किसी और को भेजकर करवा लेता यही काम। लेकिन उस केस में फिर तीनों के हाथ कुछ ना लगता, जो कि इस केस में भी नहीं लगा। तो इस वजह से, खैर, हालांकि वो मुखबिर था, लेकिन कमजोर मुखबिर था। और दूसरी तरफ से देवराज चौहान को भी अपनी कमजोरी की सजा मिली। सोहनलाल ने, ये जगजीत को इन्होंने कितनी बारी छोड़ा है, मुझे लग रहा है 3-4 बार तो मैं खुद पढ़ चुका हूं। और इस कहानी में तो साफ ही हो गया कि वीरेंद्र त्यागी ने उसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है। मतलब जैसे होता है ना कि ये काम तो होना ही, होता ही रहना चाहिए। तो कि एक फेस मास्क तो देवराज चौहान का तैयार ही रखना, तो भाई हर हालत में। तो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। खैर, आज हो गई है 30। ओके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको शाम 5 बजे से पहले पहले समाप्त मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। और अरे हाँ, 1 मिनट मैं देखूं, वो हमने जो अपना बनाया था रस्म, इलेक्शन का रिजल्ट, मैं मत पत्र खोलूं। तो दोस्तों, इस वक्त सुबह 7 बज रहे हैं, और 65 वोटों में, यानी टोटल 65 वोट मिले हैं। 65 लोगों ने यानी वोट किया है। और उसमें डकैती का जादूगर और हांगकांग में डकैती को 66% वोट मिले हैं। यानी कि 39 लोगों ने डकैती का जादूगर, 65 में से 39 लोगों ने डकैती का जादूगर और हांगकांग में डकैती का चुना है। उससे कम है गुरु का गुरु, उसे मिले हैं 17%। यानी 10 6 11 लोगों ने, 10 11 11 लोगों ने, ठीक है। और ठेकेदार और टक्कर को
मिले हैं 12%, यानी कि 8 लोगों ने। तो स्पष्ट है कि डकैती के जादूगर और हांगकांग में डकैती हमारी विजेता रही इस कहानी के दौर की। तो डकैती के जादूगर और हांगकांग में डकैती आने वाली है, और अगले सप्ताह का या अगले बारी का नया कॉन्टेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसमें गुरु का गुरु रफ्तार और ठेकेदार है, और आप लोगों में से बहुत से लोगों के सजेशंस आए हुए हैं, तो मैं उसको ऐड कर देता हूं इनमें, और फिर से हम वोटिंग करवा लेंगे जो भी आप लोगों को पसंद हो। अच्छा, महेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा है कि 2 नॉवल हैं, एक है रफ्तार और एक है रफ्तार 2000। एक मिनट मुझे देखने दीजिए। आप कह रहे हो एक है रफ्तार और एक है रफ्तार 2000। रफ्तार और रफ्तार 2000। तो रफ्तार तो यार ये तो ऑलरेडी ऑन अदर चैनल के उसमें पड़ी हुई है, मतलब ये तो किसी चैनल पे है रफ्तार तो। नहीं। ओके। एक मिनट देख लेने दीजिए। रफ्तार 2000। रफ्तार 2000। रफ्तार 2000। ओके। मैं अपने मुख्य केंद्र पर जाकर देखता हूं। रफ्तार। और आप कह रहे हैं कि रफ्तार 2002 कहानियां हैं? नहीं। अच्छा, सही कहा। 2 कहानियां भाई। रफ्तार 2000 तो सुनील शेट्टी वाली है। हाँ, लेकिन ये ठीक है, मैं ढूंढता हूँ इसे। मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए हमारे खजाने में। नहीं हुई तो कहीं से उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, ढूंढ कर लाएंगे कहीं ना कहीं से। मैंने वो महल का भी पता किया जिस किसी भाई ने मुझे कहा था। मुझे याद नहीं आ रहा अभी किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था कि रफ्तार, सॉरी, महल। तो वो महल जो है वो भी पता किया था मैंने, और वो अभी तक तो मुझे मिली नहीं है। रफ्तार, व्हाई नॉट एनीथिंग विद आर। हम्म। ये सच कहा, रफ्तार और रफ्तार 2000 दो अलग अलग कहानियां हैं। धन्यवाद महेंद्र जी इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप में से किसी के पास कोई पीडीएफ वगैरह हो तो उसे शेयर कर दीजिए यार, अपने खजाने में ऐड हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये तो मिसिंग इन द लिस्ट वाली टाइटल है। रफ्तार 2000 नहीं है मेरे पास। हम्म, पता करता हूँ मैं किसी से मिले तो, कहीं से कोई ना कोई तो किसी के पास तो होना चाहिए। क्या रफ्तार है? मुझे लगता है कि रफ्तार को हमने गिना ही नहीं कि रफ्तार 2 हैं, तो रफ्तार को रफ्तार 2000 नाम से रखा ही नहीं गया। ओके, ठीक है, कोई नहीं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके उसे उपलब्ध करवाया जाए और आप लोगों के सामने, आप लोगों के हुजूर में पेश किया जाए। ठीक है। तब तक जो है हमारे पास, उनसे गुजारा करते हैं। ठीक है।
अच्छा, एक नए दोस्त आए हैं, हुसैन हैदर साहब। इन्होंने 2 बारी गुड लिख दिया है। धन्यवाद हुसैन साहब। अब सब्सक्राइब करने की जरा नवाजी भी करते जाइएगा। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा देर लटकाता नहीं हूँ, इसे आप तक पहुंचाता हूँ, पोस्ट करता हूँ। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अब हमारी आने वाली सीरीज, जो कि दो भागों में है, कम से कम 2 हफ्ते तक चलेगी, डकैती का जादूगर और हांगकांग में डकैती। चलिए, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।